वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा 9 में। पाठ है हमारा धूल, जो कि आपकी पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। पिछले 2 सालों से धूल पाठ पाठ्यक्रम में नहीं था। इस बार के पाठ्य संशोधन के अंदर यह पाठ सम्मिलित किया गया है। अतः यह पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका लेखक है श्री रामविलास शर्मा। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हिंदी जगत के छायावादी काल में इनका बहुत उत्साहपूर्वक इन्होंने कार्य किया। हम बात करेंगे पाठ धूल। धूल जिसका संसर्ग होता है मिट्टी के वह कण जो कि हमारे मुखमंडल को, हमारी आभा को कुछ सुशोभित मानते हैं तो कुछ असुशोभित मानते हैं। मतलब कुछ लोग इससे घृणा करते हैं तो कुछ लोग इसे प्रेम करते हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे धूल, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। यहाँ यह एक कविता की पंक्ति है किसी कवि द्वारा रचित, कि जिसके कारण वह हीरा जो धूल से भरा होता है उसका मूल्य ज्यादा माना गया है। यहाँ धूल, मिट्टी का कण, हीरे, वह बालक जिन्हें उनकी माँ अगर वो मिट्टी से सने हो तो बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो हम पाठ पढ़ेंगे, उसके द्वारा हमें ये पाठ अधिक समझ आएगा। हम बात कर रहे थे पाठ धूल। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में एक यह है कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। कहा जाता है कि जिस चीज़ पर धूल होती है, अगर उस धूल को साफ करके तो उसकी चमक हमें ज़्यादा नजर आती है। तो यहाँ धूल का मैंने बताया था मिट्टी के कुछ कण, और हीरे मतलब वह बालक जिनके माँ बाप उन्हें सना हुआ बड़ा पसंद करते हैं। हमने देखा होगा आप लोगों ने, जब बच्चे के मुख पर थोड़ी सी मिट्टी लगी होती है या फिर वो थोड़ा सा गंदा होता है, माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कुछ माँ बाप जो अपनी शहरी सभ्यता के कारण उस मिट्टी से नफरत भी करते हैं। तो इस पाठ में यही कुछ बताया गया है। हीरे के प्रेमी अर्थात जौहरी। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा मतलब है बिल्कुल साफ हो, चमकदार हो, खरादा हुआ सुडौल। खरादा हुआ का मतलब होता है साफ सुथरा निकला हुआ सुडौल, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। मतलब सभ्यता के वह प्रेमी, वह जौहरी जो कि गंदगी से दूर रहना पसंद करते हैं, वह उस चीज़ को साफ और सुडौल देखना पसंद करेंगे। परंतु हीरे से भी कीमती नयन तारे का जिक्र। हीरे से भी कीमती कौन होता है? हमारे बच्चे, माँ बाप के लिए उनके बच्चे, इस पंक्ति में किया गया है। वह धूली भरा अच्छा ही लगता है। मतलब माता पिता को अपना बच्चा सना हुआ ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो। मतलब वह व्यक्ति जिसने मिट्टी में अपना जीवन जिया हो। जैसे किसान से बात कीजिए, किसान को मिट्टी से उतना ही प्रेम है जितना शहरी लोग मिट्टी से नफरत करते हैं। थोड़ी सी बारिश आ जाने पर कीचड़ का राब अलापने लगते हैं, लेकिन किसान को वही जो है धूल मिट्टी पसंद है। वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक किसान, एक ग्रामीण जीवन में जीने वाला व्यक्ति अपना जीवन मिट्टी के बिना कभी भी संभव नहीं करता। आज के वैज्ञानिक युग में भी डॉक्टर कैल्शियम के लिए कहते हैं, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमें मिट्टी से मिलता है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार करती है। रेणु वह मिट्टी कण जो फूल के ऊपर रात भर की ओस के अनुसार बने होते हैं, उसका श्रृंगार करती है। वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखारती है। रेणु मतलब प्रसाधन का साधन, मेकअप का सामान जो किसी की सुंदरता को निखारता है, लेकिन बच्चे की सुंदरता को तो वह मिट्टी ही निखारती है जो उसके मुख पर लगी बड़ी अच्छी लगती है। अभिजात वर्ग मतलब वह कुलीन वर्ग, बड़े लोग, रईस लोग, प्रसाधन सामग्री, बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह समी सामग्री कहीं धूल नहीं हो गई। यहाँ पर लेखक कहता है कि गोधूली, जिस समय गायें, बैल, पशु अपने खेतों की तरफ जाकर अपने पैरों के खुरों से जो धूल मिट्टी उड़ाते हैं, अगर वही बाल कृष्ण मतलब छोटे बच्चे के मुंह पर वह मिट्टी लगी होती है, तो वह बालक उस अभिजात वर्ग के बच्चे से, जिसने प्रसाधन मेकअप का सामान लगाया होता है, उस बच्चे से ज़्यादा वह बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है जिसने अपने मुख पर गोधूली लपेटी होती है, मतलब मिट्टी लपेटी होती है। यहाँ मेरा मतलब यह है कि इंसान को इस मिट्टी से प्रेम जरूर करना चाहिए। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। आज हम पढ़े लिखे होके धूल मिट्टी से दूर रहना पसंद करते हैं। हम कहते हैं कि हमें डिजीज़ हो जाएंगे, हमें बीमारियाँ हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा घर आसमान में बना हो। इसीलिए शिशु भोलेनाथ से कहती है कि धूल में मत खेलो। आज की माँ, पढ़ी लिखी माँ क्या कहती है कि धूल में मत खेलो। आपने देखा होगा, आपकी मम्मी भी कहती होगी अरे बारिश के छींटे पड़ जाएंगे, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तुम बाहर मत जाओ। लेकिन किसे क्या पता कि उस मिट्टी और उस कुदरती बारिश में जो भीगने का कारण है उन बच्चों को कितनी अच्छी लगती है जिसने उस मिट्टी का आनंद लिया हो।
भोलानाथ के संसर्ग में तो उसे नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, लेकिन उस आज की माँ के लिए तो क्या है कि जो उसके महंगे कपड़े हैं जिस पे सलमे और सितारे मतलब चमक धमक की बेलबूटियाँ बनी हुई हैं वो गंदी हो जाएंगी उस मिट्टी के कारण, जिस मिट्टी से उसने जन्म लिया है। जिसने लिखा था, धन्य धन्य है वे नर मैले जो करत गात कन्हैया लगाए, मतलब वह धन्य है, वह लोग धन्य हैं जिन्होंने मिट्टी में रमकर, मिट्टी में खेलकर अपने देश की उन्नति की। जैसे जो कुश्ती के खिलाड़ी होते हैं उनको मिट्टी की सौगंध कितनी अच्छी लगती है, मिट्टी की सुगंध उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। वह जब अपने खेत में कदम रखते हैं तो मिट्टी को चूमते हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य 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 में ही उसे बड़प्पन को विज्ञापित किया, मतलब बड़प्पन उस लोगों को विज्ञापित किया है जिन्होंने मिट्टी को प्रेम किया है। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना व्यंजित कर दी। वहीं वहाँ पर क्या किया उन्होंने कि मैले हो जाओगे, एक तरफ तो मिट्टी को प्रेम किया, एक तरफ मैले की भावना करके अपनी हीन भावना को दिखा दिया। अतः में लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय दिया। लरिकान मतलब एक तो वह लड़के जो मिट्टी में कुश्ती जैसे खेलों को खेलकर आगे बढ़ के देश का नाम ऊंचा करते हैं, एक वह लड़के जो मिट्टी में गंदे हो रहे हैं। वो शहरी माँ कहती है कि तुम उन लड़कों के साथ मिलकर मिट्टी में मिल जाओगे। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। धूली भरे अर्थात वह एक व्यक्ति वह है जो वास्तविकता को पसंद करता है, एक व्यक्ति वह है जो यथार्थ को पसंद करता है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग में तो मैले जो करत गात, मतलब जो बच्चा है, बचपन जिसका है उसके लिए तो मैला होना, गंदा होना, मिट्टी में खेलना ही सब कुछ है। कि नौबत आई अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह तो कहीं उबकाई सी आने लगी। उसी व्यक्ति ने जब कभी अखाड़े की मिट्टी को देखा तो शहरी लोगों को तो उबकाई आती, लेकिन जो बचपन में धूल में खेलता था वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में खेलने से कैसे वंचित रहता है। अगर वह गांव का बच्चा शहर में आकर थोड़ा सा बदल गया है, उसकी माँ ने उसको अपने आधुनिकता से बदल दिया है, लेकिन क्या वह गांव में जाकर उस मिट्टी से नफरत करेगा? कभी नहीं करेगा। रहता है उसका दुर्भाग्य, और क्या, यह तो उसका दुर्भाग्य है कि वह अपनी उस मिट्टी से नफरत करे। यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। कुश्ती के मैदान की वह मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं होती, वह मिट्टी होती है जिसे तेल में रमाकर उस अखाड़े में डाला जाता है। अतः वह खिलाड़ी उस खेल को बहुत पसंद करता है और उस मिट्टी से भी प्रेम करता है। पसीने से तरबतर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। मिट्टी से प्रेम करने वाले लोग, वह किसान जो मिट्टी में मिट्टी ही होना पसंद करते हैं, वे कभी मिट्टी से नफरत नहीं करते। पसीने से तरबदन मिट्टी पर ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। अब अगर हम शहरी लोग मिट्टी को देखते तो हमें कितना अजीब लगता है, लेकिन उन गाँव के लोगों से पूछो जिनका बचपन उस मिट्टी में गुजरा हो, उसकी मांसपेशियाँ फूल उठती है, आराम से वह हरा होता है, मतलब उसको आराम मिलता है इतना मेहनत करके मिट्टी के साथ में। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लौटकर अपने को विश्व विजयी लगता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर पर तो मिट्टी का ही बना हुआ है। अगर हम देखें तो जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना है जिसमें मिट्टी भी एक है। अतः हमें मनुष्य होने के नाते धूल अर्थात मिट्टी से नफरत नहीं करनी चाहिए। आज का पाठ जो हमने पढ़ा धूल, इसके लिए मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी। हमने पढ़ा है पेज नंबर 7 और 8, जिसमें आपने जितना आज हमने पढ़ा है उसके शब्दार्थ और उसमें से कुछ प्रश्न आपको ढूंढने होंगे, जिसका मैं आपको सोमवार को दोबारा से आपको प्रश्न पूछूंगी। तो आपको याद रहे कि जो धूल पाठ हमने पढ़ा है हम सोमवार को इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।